हेलो एवरीबॉडी, ये क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई और फसल को तैयार करना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसल की कटाई, उसको तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। टास्क यानी कार्य। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को मैच्योर होने के बाद, है ना, पकने के बाद, मैच्योर होना यानी परिपक्व होना या पकना। फसल को मैच्योर होने के बाद उसकी कटाई करना ही क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। फसल कटाई के दौरान या तो फसल के जो पौधे होते हैं उन्हें खींचकर निकाल लिया जाता है या ज़मीन के पास से, मिट्टी के पास से उनको काटा जाता है। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं ना, जिनमें धन धान्य उगाते हैं, अनाज वगैरह, इनमें लगभग 4 महीने लगते हैं उनको मेच्योर होने में, पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसको सीकल से, जैसे डायग्राम में सीकल दिखा रखी है आपके, हंसिया से सीकल से उसको काटा जाता है मैन्युअली, हाथ से, या फिर मशीन जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं उसके द्वारा फसल को एक साथ ही काट लिया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप होती है जिसे हम काट लेते हैं उसे भूसे से अलग भी करना होता है, चाफ यानी भूसा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक मशीन दिखाई गई है, कंबाइन। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो यहाँ पर जो मशीन दिखाई गई है कंबाइन, ये दोनों काम करती है। ये हार्वेस्टिंग भी करती है, फसल को काटती भी है और साथ में दानों को भूसे से अलग भी कर देती है साथ ही साथ, है ना। इसका नाम क्या है? कंबाइन। और इस तरह की मशीनें आपने देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ये, और बड़े बड़े खेतों में इसको यूज़ किया जाता है। देन इधर देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। एक त्यौहार भी हमारे इंडिया में मनाया जाता है जिसे हम फसल कटाई के त्यौहार कहते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट, है ना। 3-4 महीने की कठिन परिश्रम के बाद एक दिन आता है जब फसल की कटाई की जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रैन fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being। तो जो गोल्डन फील्ड्स होते हैं ना, लहराती हुई फसल होती है खेतों में, बिल्कुल गोल्डन हो जाती है, सुनहरे रंग की फसल दिखाई देती है जिनमें कि दाने, अनाज के दाने भरे होते हैं। वह फार्मर्स के हार्ट्स को, उनके हृदय को जॉय के साथ, आनंद के साथ भर देती है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। जो हमारा पास्ट सीजन का, पिछले महीनों का, कुछ महीनों का एफर्ट था, हमारा परिश्रम था, कोशिश थी, वह यहाँ पर उसने फल दिया है और यह टाइम है किसका? रिलैक्स करने का और एंजॉय करने का। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, फसल कटाई का, वो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा खुशी का और आनंददायक वह सीजन होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। तो हमारे जो महिला और पुरुष होते हैं, किसान होते हैं, वे सभी इसे बड़े उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। और हमारे जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसके साथ जो भी हमारे स्पेशल सीजन है वो कौन कौन से हैं? पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नावन्या है और बिहू। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, है ना। पोंगल, बैसाखी, होली, ये सब त्यौहार हैं, दिवाली, नावन्या एंड बिहू, ठीक है, जिनको हम फसल कटाई के दौरान मनाते हैं। देन वी कम हियर। पहले कुछ कहती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद, कुछ स्टब्स फील्ड में ही छोड़ दिए जाते हैं, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जिसे कि फार्मर्स जलाते हैं, है ना। स्टब्स क्या होता है? स्टब्स मतलब पराली होता है,
जो भूसा बच जाता है कुछ हार्वेस्टिंग के बाद उसे पराली कहते हैं, जो किसी काम नहीं आता है, तो किसान उनको जलाने का कार्य करते हैं। पहली एज से वरीड है, चिंताग्रस्त है। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, उसको पता है इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, इससे आग लग सकती हैं और फील्ड्स में, खेतों में और दूसरी फसल पड़ी होती है वो उसको डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोविंग। फार्मर्स जो होते हैं स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड मतलब जिनके पास कम भूमि होती है, कम छोटी क्षेत्र में खेत होते हैं, छोटे खेत होते हैं, वे ग्रेन और चाफ का जो सेपरेशन है, उसका पृथक्करण है, वह विनोइंग के द्वारा करते हैं। विनोइंग अपने क्लास 6 में पढ़ रखा है। विनोइंग सेपरेशन टेक्निक है ना, उफनना इसको कहते हैं हम। उफन कर वे उसको भूसे को अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है। और ये हमारी विनोइंग मशीन भी है एक, जिसके द्वारा भूसे को दानों से अलग किया जाता है। देन स्टोरेज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, हमारी जो भी उपज होती है उसको स्टोर करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर। यदि हमें हार्वेस्टेड ग्रेन्स, हमने जो फसल उपजाई है, ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया है, यदि हमें उन्हें लंबे समय तक रखना है तो उनको मॉइस्चर से, नमी से, पानी से या नमी से, आर्द्रता से उनको बचा कर रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, इन सभी से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से, फफूंद और बैक्टीरिया वगैरह से उनको बचाना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जब हम फसल काटते हैं तब जो दाने होते हैं उसके, बिल्कुल तैयार फसल के, नई फसल के, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, पूरी तरह से सूखते नहीं हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि इन फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को, बीजों को, अनाज को हम बिना सुखाए स्टोर करते हैं, दे मेड गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, तो उन पर ऑर्गेनिजम्स अटैक कर सकते हैं और वे उसे बर्बाद कर सकते हैं। स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद करना। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, और वे उसे यूज़ करने के लिए, खाने के लिए या जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि कुछ बीजों को हम वापस खेत में उगाते हैं, तो जर्मिनेशन के लिए या उनको यूज करने के लिए एज अ फूड उनको अनफिट कर देते हैं, अयोग्य कर देते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, इसलिए दानों को, अनाज को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छे से, प्रॉपरली, उचित तरीके से ड्राई करके सूर्य की रोशनी में उनकी जो मॉइस्चर होती है उसको रिड्यूस किया जाता है, कम करना चाहिए, ताकि उनमें नमी की मात्रा कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, इससे क्या होगा, उसमें जो इंसेक्ट है, पेस्ट है ना, कीड़े मकोड़े हैं हमारे, और बैक्टीरिया है, फंगस है, ऐसे जीव उस पर आक्रमण नहीं करेंगे और हमारे अनाज के दाने खराब नहीं होंगे। आई saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat, I wonder why। तो पहली ने क्या देखा कि उसकी मदर जब स्टोरेज करती है अनाज का, तो वह उसके अंदर नीम की लीव्स डाल देती हैं, है ना, नीम की पत्तियां डाल देती हैं उसके आयरन के ड्रम में। लोहे का जो ड्रम होता है जिसमें गेहूं भरते हैं, उसमें नीम की पत्तियां डाल देती हैं। तो वह आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आगे देखते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, फार्मर अपने ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, जूट के बैग में, बोरियां जिसको हम कहते हैं, या फिर मेटल्स की बीन्स होती हैं ना, बड़े बड़े हमारे पात्र होते हैं अनाज स्टोर करने के, जिन्हें हम कोठी भी कहते हैं, उन मेटालिक बीन्स में वे उसको स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स, और जहाँ पर लार्ज स्केल में, है ना, कहीं बहुत सारे लाखों मेट्रिक टन जहाँ पर अनाज होता है या स्टोर किया जाता है, तो उनको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, सिलोस में, है ना,
बड़ी बड़ी जो ग्रैनरीज होती हैं, अनाज भंडारण करने की जगह होती है, गोदाम हम इनको कह सकते हैं, सिलोज यानी गोदाम ना, बड़े बड़े वो बिन होते हैं मेटेलिक, उनमें इनको रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। यहाँ पर क्या है, सिलोस, ये सिलोज हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जैसे चेम्बर बने हुए हैं, इनमें वीट को भरकर रखा जाता है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, जो सभी अनाजों को खरीद कर अपने पास रखती है, आयात निर्यात करती है, वह हमारी FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए यहाँ पर एक ग्रेनरीज में, गोदाम में गन्नी बैग्स को रखा गया है ना, ये जूट की बोरियाँ होती हैं, इन गन्नी बैग्स में अनाज को रखा जाता है ठीक से जमा कर। देन ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और ड्राइड लीव्स को, नीम की पत्तियों को घरों में दानों को, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं ना, गोडाउन्स होते हैं, सिलोज होते हैं, ग्रेनरीज होती है, वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ना रासायनिक उपचार किया जाता है उन बीजों का, ताकि वह पेस्ट से, कीड़ों मकोड़ों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाया जा सके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स, है ना। सिर्फ पौधों के द्वारा ही हमें भोजन मिलता है या एनिमल्स के द्वारा भी हमें भोजन मिलता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, है ना। आपको ऐसे फूड के नाम लिखने हैं और उसके सोर्स के नाम लिखने हैं। जैसे मिल्क दिया गया है, तो मिल्क में कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है ना, शीप, गॉट, शी गॉट, है ना, जो बकरी होती है, शी कैमल, जो फीमेल कैमल होता है, इनसे हमें दूध मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो जैसे कि पौधे हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से एनिमल से भी हमें कई तरह के भोजन मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया मतलब होता है तटवर्ती इलाके, समुद्र तटीय इलाके, समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं, जैसे हमारे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, फिश कंज्यूम करते हैं, मछली खाते हैं एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अपने जो डाइट होती है, भोजन होता है, उसमें वह मुख्य रूप से मछली को शामिल करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लासेज में 6 क्लासेज में पढ़ा है कि फूड, हम प्लांट से कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं उनके बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर में भी पढ़ा है। वी हैव जस्ट सीन that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. इस तरह से हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन में कई तरह की स्टेप्स हम अपनाते हैं, जैसे कि बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड मतलब बीजों का चयन करना, सोविंग करना, इरिगेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, है ना, टिलिंग करना, कई तरह की उनमें स्टेप्स होती हैं। इसी तरह से सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरह से रेयरिंग करना मतलब पालना, जिन एनिमल्स को हम घर पर या खेतों में पालते हैं, रेयर करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको अच्छे से खाना मिलना चाहिए, शेल्टर मिलनी चाहिए और उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और इसे जब लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो हम इसे एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े गौशालाएं वगैरह होती हैं, फार्म्स होते हैं, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, पहले कहती है फिश हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हमें फिश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है, मछली के जो लीवर होता है उसके तेल को हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, और इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, वो आप अच्छे से उसे भी देखें, और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।